नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के साहित्य कला संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अभिनंदन करते हैं आज के हमारे लेखक अतिथि श्री राजेश चौहान जी और उनके साथ संवाद करने के लिए चंद्रकांता जी और अपने सभी श्रोताओं दर्शकों का जो हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, रचनाओं का परिचर्चा का आनंद लेते हैं और उसके प्रचार प्रसार में अकादमी का भी सहयोगी होने का, इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान करने का भी सभी को अवसर मिलता है। आज के कार्यक्रम में संवाद करने के लिए हमारे साथ हैं युवा लेखिका, संपादक, एंकर चंद्रकांता जी, जो स्वयं एक कवित्री समीक्षक होने के साथ साथ फिल्म की भी समीक्षा करती हैं और विभिन्न वेबसाइट का संचालन करते हुए, जिनमें गजगामिनी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जा सकता है, उसका संचालन भी कर रही हैं और इनकी एक काव्य कृति आई ऑब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई है। इनका कहानी संग्रह और उपन्यास बहुत जल्दी पाठकों के बीच आने वाला है। राजेश चौहान हमारे युवा कवि हैं। आज वे साहित्य काव्य संरचना के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार भी साझा करेंगे और अपनी कविताएं भी हमें सुनाएंगे। राजेश चौहान जी का भी काव्य संग्रह एक प्रकाशित हो चुका है, जो आज परिचर्चा का विषय रहेगा, जिनमें से कुछ ये कविताएं भी सुनाने वाले हैं। इनका जो रचना कर्म है, जो सृजन की यात्रा है, उस पर भी चंद्रकांता जी बात करेंगी और इस संवाद के बीच बीच राजेश कुमार चौहान जी से हम उनकी कविताएं भी सुनेंगे और अंत में आज हमारा चंद्रकांता जी से भी आग्रह रहेगा एक आध कविता के लिए कि वे भी कुछ हमें जरूर सुनाएं। तो आइए हम आदर सहित निमंत्रण देते हैं चंद्रकांता जी को राजेश चौहान जी के साथ इस संवाद को आगे बढ़ाने के लिए। चंद्रकांता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। मैं चंद्रकांता पालमपुर हिमाचल प्रदेश से आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के साहित्य कला संवाद कार्यक्रम का आज यह 232वां एपिसोड है। यह कार्यक्रम 24 मई 2020 से अनवरत जारी है। इस कार्यक्रम की रचनात्मक संकल्पना के लिए मैं हिमाचल अकादमी के सचिव डॉक्टर कर्म सिंह को बधाई देती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साहित्य कला संवाद कार्यक्रम के हमारे तकनीकी सहयोगी हितेंद्र शर्मा जी का भी विशेष आभार प्रकट करती हूँ। साथियों, आज स्टूडियो में बात करने के लिए हमारे साथ राजेश चौहान जी उपस्थित हैं। मैं उनकी लिखी हुई 2 पंक्तियों से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी। ऋषियों का तप मुनियों का बल हूं, ऋषियों का तप मुनियों का बल हूं, गौरवमयी अतीत सुनहरा कल हूं, संजीवनी वायु मधुर जल हूं, भुला न पाए वो दिव्य पल हूं। हाँ हाँ मैं कुल्लू हूं, हाँ मैं कुल्लू हूं। राजेश जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। जी साथियों, राजेश जी की हाल ही में नई ई काव्य बुक आई है जिसका शीर्षक है भोर अभी बाकी है। राजेश जी, सबसे पहले आपको आपकी पहले काव्य संग्रह के लिए बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली पुस्तक हम सभी को बहुत प्रिय होती है, तो खास तौर पर अकादमी की तरफ से आपके लिए बधाइयां। जी बहुत धन्यवाद। और मैं अकादमी का और अकादमी के सचिव डॉक्टर करम सिंह जी का
और आपका, चंद्रकांता जी का, और हितेंद्र शर्मा जी का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे ये एक इस प्रकार का मंच है, ये भाषा अकादमी लेखकों के लिए, कलाकारों के लिए, कवियों के लिए एक सर्वोच्च शिखर है जहां तक पहुंच बनाने की हर एक काव्यकार कोशिश करता है। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे जब से ये लॉकडाउन की परिस्थितियां पैदा हुई है, उसके बाद ये दूसरा अवसर है कि इस मंच पर आने का अवसर मिला। इससे पहले मैं एक बार आया था, 3-4 कविताएं अपनी पढ़ी थी, लेकिन उस दौरान मैं लाइव जुड़ नहीं पाया था कार्यक्रम की व्यस्तताओं के कारण। लेकिन इस बार जो है समय अनुकूल है, और आप लोगों से संवाद करने का अवसर मिला है, और जो हमारे मित्र लोग हैं, जो श्रोतागण है, उनसे भी। और जो आपने काव्य संग्रह की बात की, जिसके लिए आपकी शुभकामनाओं के लिए अति आभार। तो सच में ही जो पहला काव्य संग्रह रहता है, जो कुछ कविताएं, शुरू में हम एक कविता लिखते हैं, जो मेरा अनुभव है कि एक कविता से शुरू करते हैं, फिर कभी ये सोच नहीं पाते हैं कि ये पुलंदा बन जाएगा, ये एक किताब बन जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जो है ये संग्रहित होती गई, और आज आपके सामने एक ई बुक पब्लिश करने का अवसर भी मिल गया, वो कंप्लीट भी हो गई और लोग उसको सराह भी रहे हैं। तो मेरे लिए सच में एक ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और अकादमी का इसके लिए बहुत धन्यवाद कि आपने भी इस माइलस्टोन को स्वीकार किया है, इसको रिकॉग्नाइज किया है। जी राजेश जी, उम्मीद करते हैं कि समय हमेशा ही आपके अनुकूल रहे और आप एक माइलस्टोन से जी, दूसरे तक बहुत जल्दी पहुंचे। राजेश जी, बहुत थोड़ी धन्यवाद। सी बात, जी थोड़ा सा आपने बताया, लेकिन हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। जब हम लिखना शुरू करते हैं, कथा हो या कविता हो या संस्मरण जी या भी विधा हो, उसके जी पीछे जरूर कोई ना कोई प्रेरणा रहती है। आपके जी लेखन के पीछे क्या प्रेरणा रही? ये जो आपका जी पहला जी जी काव्य संग्रह है, और अभी बाकी है, इसको लिखने जी के पीछे आपकी क्या प्रेरणा थी? इस बारे में विस्तार से बताइए। ये जो मेरा काव्य संग्रह है, घोर अभी बाकी है, ये 1 साल 2 साल का नहीं, अपितु दशकों का संग्रह है, क्योंकि मैं बिल्कुल धीमी गति से लिखता हूँ। तो मैंने पहली जो कविता लिखी थी, मुझे स्मरण है कि 1999 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी। कारगिल में युद्ध भी हुआ, और भारत ने बहुत ही शानदार विजय प्राप्त की। तो उस दौरान मैंने एक कविता लिखी थी, और एक पत्रिका चलती है, मातृवंदना, तो उसमें वो प्रकाशित हुई थी। वर्ष 1999 की बात है, तो हम भी स्कूल में थे उन दिनों। लेकिन अब जो है उस कविता का शीर्षक भी याद नहीं है, और वो कविता भी खो गई है। लेकिन प्रेरणा वही थी, क्योंकि उस दौरान जो है देश प्रेम का इतना बड़ा ज्वार था लोगों के मन में। हम भी ये सोचते थे कि किस प्रकार, क्योंकि किताबों में पढ़ते थे कि साहित्य के बल पर जो है बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। तो उस भावना से ओतप्रोत होकर वो कविता लिखी थी, और उसके बाद धीरे धीरे कविताएं लिखते गए। और उसके बाद अटल जी हैं, जो सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो अटल जी से हमने प्रकृति के बारे में, अपने अंतर्मन के बारे में, इस प्रकार की जो कविताएं अगर आप देखेंगे इसमें भी काव्य संग्रह में, तो वो सारी प्रेरणा अटल जी की है। या फिर अपने रामचंद्र शुक्ल जी है। तो रामचंद्र शुक्ल जी तो कहते हैं कि कविता वो साधन है, क्योंकि उन्होंने कविता को डिफाइन इस प्रकार से किया है कि सृष्टि और मानव के जो संबंध है, हम दोनों के जो आपसी संबंध है, उसको डिफाइन करने का जो है एक मीडिया है कविता। तो इस प्रकार जो है धीरे धीरे कविताएं लिखते गए। और आज से 10 साल पहले एक कविता, उसके बाद निरंतर लिखना मैंने शुरू किया था, संभवतः बीच में एक ब्रेक आ गया था। 10 साल पहले मनाली के बारे में एक कविता लिखी थी। तो शरदोत्सव इन्हीं दिनों में चलता है मनाली में, उसके लिए एक कविता लिखी थी। तो इस प्रकार ये यात्रा शुरू की, और अभी करीब 50 के करीब कविताएं कंप्लीट हुई है। तो जो ई बुक पब्लिश हुई है अमेजोन में, इसमें 39 के करीब कविताएं हैं। जी जी, राजेश जी, आपके जी बहुत से मित्र और परिवार के लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं दर्शक के रूप में, और लगातार आपको जी बधाइयां देते हैं। उनकी बधाइयां आप जी जी स्वीकारें। जी। जी जी मैं आपने इन सभी का बहुत। जी आपने खुद कहा कि आपकी कविताओं पर अटल जी का प्रभाव रहा है। मैंने आपका ये संग्रह पढ़ा है और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आपकी जो कविताएं हैं, खासकर जो प्रेरणादायक कविताएं हैं, या जब देश से जुड़ी हुई या आदर्शवाद से जुड़ी कविताएं हैं, उन पर साफ तौर पर
अटल जी की लेखनी का प्रभाव भी, उनकी छाया भी देखी जा सकती है। राजेश जी, जी 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 आपने अंग्रेजी में परास्नातक किया है, जी 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 अंग्रेजी से हिंदी में ये जो शिफ्ट है, जो छलांग है, ये कैसे संभव हुआ, इस बारे में बताएं। जी। अंग्रेजी का जो चयन था उसमें परास्नातक करने का, वो साहित्य को लेकर नहीं था। वो तो समझ भी थी उन दिनों में कि ये इंग्लिश लिटरेचर में हम पढ़ाई कर रहे हैं। पहले तो यही मन में होता था कि हम जो है भाषा में ये कर रहे हैं, पढ़ाई भाषा की कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी साहित्य में जरूर किया, लेकिन बीच में प्रेरणा जो हिंदी कविताएं हैं वो प्रेरित करती रही कि हिंदी में, और हिंदी हमारी मातृभाषा थी और उसमें जितने हम सहज होते हैं तो अंग्रेजी में उतने सहज नहीं हो पाते थे। तो ये भी एक बड़ा बड़ा कारण रहा कि हमने जो है ये अपना लिखने का काम जो है अंग्रेजी के बजाय हिंदी में किया, क्योंकि इसमें शब्द सहजता है, शब्दों की, उसके चुनाव की, लिखने की। तो ये सारी वजह रही है। राजेश जी, आपकी कविताओं में से ऐसी कोई कविता हम सुनना चाहेंगे जिस पर अटल जी का प्रभाव रहा हो, या आपने उन्हें याद कर कर लिखी हो, या आपके जेहन जी में जी लिखते वक्त रहे। जी बिल्कुल, मैं एक कविता साझा करना चाहूंगा सभी के साथ। जब अटल जी हम सबको छोड़कर चले गए थे, उनकी मृत्यु के बाद एक कविता लिखी थी, और इसमें एक समर्पण भी है और उनके प्रति सम्मान भी है। तो कविता का शीर्षक था मेरी कविता का आधार तुम। ये अटल जी को समर्पित है, तो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मेरी कविता का आधार तुम, अटल जी के लिए। मेरी कविता का आधार तुम, चुने गए शब्दों का संसार तुम, भारत माँ की जय जयकार तुम, हिमालय सरीखे यलगार हो तुम, कवि की कल्पना का संसार हो तुम, विज्ञान की उपलब्धियों का आधार हो तुम। जो पोखरण में विस्फोट करवाया था अटल जी ने, तो भारत विज्ञान के क्षेत्र में वहां से खूब तरक्की करता गया। विज्ञान की उपलब्धियों का आधार हो तुम, गरीब की झोली में पल्लवित उम्मीद, गरीब की झोली में पल्लवित उम्मीद, प्रेरणा की स्याही, जो कभी ना थके वो राही हो तुम। अटल जी, मेरी कविता का आधार हो तुम। फिर कहते हैं, माना मृत्यु अटल है, माना माना मृत्यु अटल है, किंतु तुम्हारा जाना जटिल है। शब्द आज अशक्त है, भावनाएं अश्रुओं में व्यक्त है, पुष्प यूं कुमलाए हैं, कोयल आज ना गाए हैं, लहू में आज उबाल नहीं, भुजाओं का बल खोया खोया कहीं, भुजाओं का बल खोया खोया कहीं, धमनियों में लहू बन बन। अटल जी, आपकी स्मृतियां धमनियों में लहू बन बन, विचारों में प्रिय जन जन, नदियों में जलराशि सी, हवाओं में मधुर गान गाती सी, हार ना जाना, थक ना जाना, सदैव गुनगुनाती सी, सदैव गुनगुनाती सी। तो ये अटल जी के बारे में एक कविता थी। अटल जी की एक कुछ प्रिय पंक्तियां हैं मनाली के बारे में, जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा। तो जो प्रकृति के बारे में जो कुछ कविताएं लिखी, तो वहां से कुछ प्रेरणा मिली मुझे। अटल जी मनाली हमेशा आते रहते थे, मनाली के बारे में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। तो उन्होंने मनाली के बारे में बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां कही हैं कि मलया नल में दावा नल सी, महके मित्र मनाली। मतलब ये मनाली का एक ब्रांड एम्बेसडर बनकर उन्होंने ये बात कही कि मलया नल, माफ कीजिएगा, मलया नल में नहीं, दावा नल में, दावा नल में मलया नल सी, महकी मित्र मनाली। तो ये पंक्तियां हमेशा प्रेरित करती है कि हमारा हिमाचल इतना खूबसूरत है कि इसको हम और संवारे। और बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का काम करती है कि अटल जी जैसे व्यक्ति ने हिमाचल के बारे में ये बातें कही हैं, तो वास्तव में वहाँ की स्वर्ग सम सुंदरता है। जी जी, चूंकि बहुत अच्छी आपने कविता सुनाई, बहुत सार्वत्रिक कविता जी थी, और दर्शकों ने उसे बहुत पसंद किया, जैसा कि कमेंट जी में जी बहुत सारे हैं। दोस्तों, आप में से जो साथी इस दौरान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। निशा चौहान ने लिखा है, वाह चाचू, बहुत अच्छी कविता। आपके जी परिवार के बच्चे लगातार कमेंट किए जा रहे हैं और जी पढ़ जी के बहुत अच्छा। जी 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 डॉक्टर जी प्रियंका ने लिखा है कि कविताओं की अविरल धारा बहती रहेगी, निश्चित तौर धन्यवाद। पर। जी जी
साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे साथ डॉक्टर कर्म सिंह जी बैठे हुए हैं। साहित्य कला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत जिस गीत से होती है वो हमारे डॉक्टर कर्म सिंह जी ने लिखा है। बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही अर्थपूर्ण गीत है। तो आज इस कार्यक्रम के बहाने मैं अकादमी की तरफ से और हम सभी की तरफ से डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद इस गीत के लिए कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपसे भी एक मिनट बात है डॉक्टर कर्म सिंह, ये गीत लिखने के पीछे क्या आपका रहा, क्या वजह रही, क्या सोचकर आपने लिखा? बहुत ही खूबसूरत गीत है। देखिए, हम लोग जब कार्यक्रम हमने 24 को शुरू किया था तो मैं था और हितेंद्र जी थे, और बड़ा टेंशन थी मुझे, कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, लाइव होता कैसे है, क्या है। और हितेंद्र जी की बहुत सारे निर्देश थे, ऐसे मोबाइल रखना है, ऐसे लिंक करना है, इस तरह करना है। तो कई घंटों तक हम लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते करते हमने वहां से शुरुआत की। और जब शुरुआत की तो ऐसा कुछ भी मन में नहीं था कि हम लोग कितना दूर आगे जा पाएंगे। उसके बाद जब शुरुआत हुई, लॉकडाउन था, काफी लोग तनाव में भी थे, लोग चाहते थे कि साहित्य की कुछ ऐसी बातचीत हो। तो अकादमी में जो हमारे कार्यकारी परिषद में लोग जुड़े हैं, समकालीन साहित्य में डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर जी एक बहुत बड़ा नाम है, और लोक साहित्य में डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, ललित कला में डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी हैं। तो इन सब लोगों ने मिल करके कहा कि नहीं, ठीक है, अलग अलग तरह से हम भी सहयोग करेंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। और उसके बाद जब माननीय हमारे शिक्षा भाषा संस्कृति मंत्री जी तक ये बात पहुंची, तो वो स्वयं इस कार्यक्रम में अभी तक 3-4 बार लाइव आ चुके हैं विभिन्न कार्यक्रमों में, और वो अपना संबोधन दे चुके हैं, कहीं टांकरी की कार्यशाला में, कहीं दूसरे कार्यक्रमों में। तो हम लोग बीच में ऐसा सोचते रहे कि कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। फिर हम एक धुन चला रहे थे जिसमें शहनाई वादन और हिमाचल के पारंपरिक वाद्य यंत्र आ रहे थे। तो बहुत दिनों तक उस धुन को सुनने के बाद फिर ऐसा लगता था कि कुछ नया हो, और कुछ जैसे कुल गीत होता है या एक इस तरह का कोई गीत छोटा सा बने जो 2-4 लाइनों में डिपिक्ट करे साहित्य कला संवाद को। ऐसा हमने प्रयास किया। तो एक दिन अचानक मैंने ये लिखा और लिख करके हितेंद्र जी को दिया। हितेंद्र जी ने कहा ये तो अच्छा बन गया है, इसको थोड़ा और भी सुधार करके करें। हमने फिर ये बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं, मैं उस बात के बाद राजेश की तरफ फिर आपको ले चलूंगा। मंडी में जो संगीत सदन है उसमें गुरु हैं वहाँ उमेश भारद्वाज जी, जो संगीत सिखाते हैं, और उनकी सहयोगी हैं ईशा डोगरा जी। उनसे हमने ये बात साझा की, उनको हमने ये गीत भेजा, तो अगले ही दिन उन्होंने उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करके हमको भेज दी। तो बहुत अच्छी लगी। फिर हमने उनको कहा थोड़ा सा इसको और परिष्कृत करते हैं और थोड़ा और करते हैं। तो उन्होंने उसकी फिर एक ट्यून बनाई, वॉइस रिकॉर्डिंग करी और फिर हमको भेजा। फिर हमने उनको ये कहा है, ये 5-6 पैरे का छोटा सा गीत है, और हमने ये कहा है उनको अब कि इसका एक आप थोड़ा सा एक वीडियो सा बना के दीजिए, ताकि हम उसमें मेल फीमेल वॉइस में गाकर इसको बनाइए, ताकि हम उसको कार्यक्रम के शुरू में जब चलाएं तो जो हमारे साथ बहुत लोग जुड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, या साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, ग्रुप हैं, उनको भी छोटा छोटा करके बीच में कहीं दिखाएं। ऐसा प्रयास है। तो अभी वो उस पर काम कर रहे हैं। तो जब वो बनाएंगे उसके बाद हितेंद्र जी का काम शुरू होगा, फिर उसको वो विजुअलाइज करेंगे। तो देखिए कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। तो हमारा ये प्रयास रहा। अब आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सभी लोग राजेश जी को सुनना चाह रहे हैं। ठाकुर इंद्र सिंह जी भी अभी हमें संकेत कर रहे हैं मैसेज के द्वारा कि वे उनकी कविताएं सुनना चाहते हैं। डॉक्टर प्रियंका जी शुरू से हमारे साथ बनी हुई हैं। तो मैं चंद्रकांता जी दोबारा फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने संवाद को आगे बढ़ाएं और राजेश जी से बात भी करें और उनकी कविताएं भी सुनाएं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। राजेश जी, फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज आपका स्वागत बहुत बार। आज हम आपकी पहले कविता संग्रह पर बात कर रहे हैं, और ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा दिन होता है, तो बहुत उत्सव सरीखी बात होती है। राजेश जी, आप देश प्रेम पर भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं।
अभी 26 जनवरी आने वाला है, गणतंत्र दिवस। जी एक जी जी कार्यक्रम के सिलसिले में एक माता जी से मेरी बात हो रही थी कि हम बच्चों का कोई जी जी कार्यक्रम करना चाहते हैं। जी मैंने उन्हें कहा आपका बच्चा अगर देशभक्ति पर कुछ बोल सकता है, तो उनका जवाब जो आया उसको सुन के मैं हतप्रभ रह गई। उन्होंने कहा जी आजकल तो बच्चों को देशभक्ति सिखानी पड़ती है। मैं एकदम विस्मय में थी उनका यह उत्तर सुनकर। जो कवि लोग होते हैं, आप हैं, बहुत सारे जी कवि हैं, ऐसा माना जाता है कि कवि समाज का सबसे संवेदनशील व्यक्ति होता है। आप देश प्रेम पर कविताएं लिखते रहे हैं। क्या सच में हम लोग एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां देशभक्ति और नैतिकता के मूल्यों की बात करना एक बेमानी सी चीज हो गई है या आदर्श की बात हो गई है? जो चीजें देशभक्ति को लेकर हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कार में होनी चाहिए थी, क्या सच में हमें वो सीखनी पड़ रही है? आपके कुछ अनुभव होंगे जरूर, क्योंकि आपने बहुत सारी कविताएं देशभक्ति पर लिखी हैं। आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे जी देशभक्ति की या नैतिकता की जहां तक हम बात करें, तो बहुत से लोगों में ये भ्रम रहता है कि ये जो विषय है ये महज किताबी है, कि हम जो है अपने व्यवहार में इन चीजों को नहीं लाएंगे। किताबों में पूरा ज्ञान बांटते रहते हैं, ये हर जगह होता है। लेकिन अभी अगर हम भारतवर्ष के संदर्भ में बात करें, तो पिछले वर्षों से यहाँ एक राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल प्रखर हुई है। तो बच्चों में भी अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई है, और उसका जो श्रेय जाता है वो हमारे मीडिया को है, सोशल मीडिया को है। और इस प्रकार की जो संगोष्ठियां होती है, कार्यक्रम होते हैं, कविताएं होती है, या अन्य भी दूसरे प्रकार के माध्यम है, उसके माध्यम से भी बच्चों में ये जो राष्ट्र भावना की एक तरह से क्वालिटी है वो इनकलकेट हो रही है। तो पहले क्या होता था, बहुत सालों पहले जो है कविता सुनने को लोग नहीं मिलते थे, लेकिन अगर अब आप देखोगे तो बच्चे बच्चे कविताएं करते हैं। तो और ये मंच दिया है सोशल मीडिया ने, इस प्रकार की जो नई विधाएं विज्ञान ने हमारे समक्ष रखी है, तो भावनाएं तो विकसित हुई है। और जहां तक मेरी कविताओं का प्रश्न है, तो देश प्रेम के बारे में कुछ कविताएं लिखी है। उसमें कुछ सामयिक है और कुछ जो है ऐतिहासिक है। सामयिक जैसे कोई घटना हो जाती है, कोई युद्ध की स्थिति पैदा होगी, देश में कोई दूसरी समस्या पैदा होगी, उस पर भी मैंने कविताएं लिखी है। और कुछ ऐतिहासिक है। तो यदि आप की इजाजत हो तो एक कविता मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। तो इसमें भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी भी हल्की फुल्की बात है, कि किस प्रकार हमारा देश आजाद हुआ था। तो मैं ये आपके समक्ष रखना चाहूंगा। या सामयिक कविता कोई आप चाहेंगे तो आप बताएं कौन सी हम दर्शकों के समक्ष रखें। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी एक कविता है। उससे पहले दो पंक्तियां मैं और बताना चाहूंगी। जी हम जी एक गीत सुना करते हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जो हमारे भीतर बहुत जोश भर देता है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आपकी एक बहुत ओजस्वी रचना है, जय जय माँ भारती। वो कविता पढ़कर भी ठीक इसी तरह की गर्जना और हुंकार महसूस होती है। तो अगर आपके पास जय जय माँ भारती है इस समय उपलब्ध, तो बिल्कुल हम आपसे बिल्कुल, ये मैं कविता यही कविता पढ़ने वाला था। मेरे जहन में भी जी बिल्कुल यही कविता थी। जी जी, जी, तो मैं ये स्वागत है आपके सामने स्वागत है। पढ़ रहा हूँ। हाँ जी जी, धन्यवाद। ये कविता का शीर्षक है जयती जयती माँ भारती। ये भी मैंने इसी अवसर पर लिखी थी। स्वतंत्रता दिवस का कोई अवसर था, 2 साल पहले की बात है। तो उसके लिए ये कविता लिखी गई थी। कविता का शीर्षक है जयती जयती माँ भारती। तो ये मंगल पांडे से हमने शुरू की है, तो आपके समक्ष रख रहा हूँ। जयती जयती माँ भारती, मंगल पांडे ने भरी हुंकार, अब ना सहेंगे ये अत्याचार। नाना करते बहादुर शाह हुए तैयार, नाना साहेब ने किया शक्ति संचार। लक्ष्मीबाई की थी यही ललकार, उखाड़ फेंकेंगे फिरंगी सरकार। थे शातिर, थे शातिर वो फिरंगी बड़े, माँ भारती का रक्त चूसने को अड़े। घर के भेदी की तलाश में पड़े, ज्वार क्रांति का धीमा पड़े। ह्यूम था एक अंग्रेज अधिकारी, ह्यूम था एक अंग्रेज अधिकारी, डफरीन का उस पर भरोसा भारी। हुआ आदेश, हुआ आदेश,
करो शमन क्रांति की ज्वाला, वरना छीन जाएगा ये निवाला। ह्यूम ने तब राज को संकट से उबारा, थे हैरान थे हैरान फिरंगी सारे, बुलंद हुए जब स्वदेशी के नारे। बंग भंग के जख्मों से भी हुए ना पस्त हौसले हमारे। फूट का बीज भी पल ना पाया, तुष्टिकरण ना हृदय को भाया। सरफरोशी की भावना को अपनाया, वंदे मातरम दशो दिशाओं ने गाया। वंदे मातरम दशो दिशाओं ने गाया। हुआ उदय वो ध्रुव तारा, इस सब के बीच में हुआ उदय वो ध्रुव तारा, जिसे चाहता ये मुल्क सारा। था बापू वो सबका दुलारा, सत्याग्रह था बुलंद नारा। सत्य अहिंसा की वाणी से, सत्य अहिंसा की वाणी से, थमी ना गोलियां बंदूकों की, थमी ना गोलियां बंदूकों की। लहू लुहान लाजपत हुए, मृघाट जलियां वाला बाग हुआ। जब असहयोग से ना स्वराज आया, इन सारी कोशिशों के बावजूद भी जब असहयोग से ना स्वराज आया, तब दांडी का मार्ग अपनाया। बापू की वाणी को बल मिला तब, भारत छोड़ो नारा मिला जब। बापू की वाणी को बल मिला तब, भारत छोड़ो नारा मिला जब। करो और मरो का मंत्र महान, करो और मरो का मंत्र महान, फूकी आंदोलन में जान। आजाद हिंद के वो परवाने दिल्ली चले, आजाद हिंद के वो परवाने दिल्ली चले, खून की कीमत पर आजादी पाने। तब अंततः क्या हुआ, अस्त हुआ यूनियन जैक, अस्त हुआ यूनियन जैक। उदय तिरंगा प्यारा हमारा, जयती जयती माँ भारती, गूंज उठा नभ सारा। जयती जयती माँ भारती, गूंज उठा नभ सारा। इस कविता में हमने प्रयास किया है कि जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम रहा हमारे देश का, उसको जो है शुरू से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक इसमें गांठ लिया गया है। जी जी, बहुत सुंदर और बहुत ही ओजस्वी जी कविता थी ये आपकी। जय जय जी भारती। जय इसको जी जी सुनते ही सुभद्रा चौहान ने जो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, एक कविता लिखी थी सुभद्रा जी ने, जी तो मुझे एकदम से उसका याद आ गया। बहुत सुंदर जी जी कविता। राजेश जी, आपके कविता संग्रह में बहुत सारे भाव पढ़ने को मिलते हैं, महसूस होते हैं। बहुत सारी भावनाएं। जी आप देश पर लिखा है, आप राजनीति पर लिखा है, आपने राजनीति के अवसरवाद और राजनीति से मोह भंग पर भी लिखा है, आपने प्रेम पर भी लिखा है। आपकी जो कविताएं हैं उनमें जी व्यवहारिक जीवन भी है और एक किस्म का आदर्शवाद भी है। कुल मिलाकर आपकी जो कविताएं हैं उसमें हमें पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। जी जाहिर सी धन्यवाद। बात है, जी, जाहिर सी बात है कि इतनी सारी जो विविधता वही व्यक्ति ला सकता है अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में, जिसका जीवन का बहुत सारा जिसके पास अनुभव या जो अपने आसपास की घटनाओं से परेशान होता हो, व्यथित होता हो, उन्हें महसूस कर सकने की क्षमता रखता हो और अपने आसपास के समाज और पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील हो। आपके बारे में अगर हम बात करें तो ये बात कहाँ तक सही है? अपने आसपास हो रही घटनाओं को देखकर क्या आपके मन में कविता उमड़ती है? जी वैसे तो कविता लिखना मतलब एक उसी व्यक्ति के लिए सुलभ है जो किसी न किसी तरीके से प्रिविलेज्ड है, जिसके पास ये सोचने के लिए समय है। क्योंकि हजारों लाखों व्यक्ति है दुनिया में जो बहुत कुछ सोचते हैं, व्यवस्थाओं के बारे में सोचते हैं, उनके अंतर्मन में भी भाव पैदा होते हैं, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं अभावों में वो लिख नहीं पाते हैं। तो मैं इसके लिए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली भी मानता हूं कि इतना सा समय मेरे पास रहता है कि जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं उसको हम कहीं ना कहीं वाणी दे पाते हैं, अक्षरों में उनको संजो पाते हैं। और जो कविताओं का लिखने का है, तो ये निश्चित रूप से जो दिन भर हम कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं उससे ही ये कविताएं पैदा होती है। तो बहुत सारी कविताएं इसी प्रकार की है। एक अगर आपने देखा होगा, एक शिमला पर हमने दो कविताएं मैंने शिमला पर लिखी है। एक तो जब मैं कुल्लू से शिमला नया नया आया था, तो यहाँ पेयजल का एक बड़ा संकट पैदा हो गया था शिमला में। तो कुल्लू में थोड़ी लाइफ हमारी आसान थी, वहां पर जीवन थोड़ा सुलभ है, लेकिन यहाँ लंबी लंबी लाइनें थी शिमला में। तो उस पर भी एक हमने
कविता लिखी थी शिमला पर, तो किस प्रकार से यहाँ पर संकट पैदा हो गया था। और इसी प्रकार से एक शिमला में एक व्यक्तिगत अनुभव, एक मैंने अस्पताल के बारे में लिखा था कि वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है, वो भी करीब 1.5 साल पहले की कविता है। और दूसरे भी जो समाज में घटनाएं घटती है या कोई राजनीतिक इस प्रकार का बदलाव रहता है, उस पर भी कविताएं लिखी है। तो निश्चित रूप से ये प्रभावित करती है हमारी लेखनी को और प्रेरित भी करती है। मैंने बानर पर एक कविता लिखी थी, और ये कविता के बारे में मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक नियम 130 के तहत एक चर्चा होती है। तो मंकी मिलन्स पर वहां पर चिंता की जा रही थी, बहुत सारे माननीय सदस्य कह रहे थे। तो वहां पर ये प्रश्न जब उठा कि इन बंदरों को जो है, जब वर्मिंग डिक्लेयर कर दिया गया है तो क्यों ना इनको मार दिया जाए। तो उस पर बहुत डिबेट हुई। तो हमारे माननीय जो स्पीकर थे डॉक्टर राजीव बिंदल जी, तो उन्होंने बीच में टोक कर कहा कि बिल्कुल इनको मारिए, बोलते ये तो बानर नहीं बंदर है। तो उस पर भी एक मैंने कविता लिखी थी कि किस प्रकार से ये जो है बानर से बंदर हुए और फिर से बानर बनना चाहते हैं। इस प्रकार की अनेकों कविताएं लिखी हैं। जी जी राजेश जी, पानी की समस्या को लेकर प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय शांता कुमार जी, बहुत सारा जी काम बिल्कुल किया। जी। जी ये शिमला पर कविता लिखी है, पहले आपसे वो सुनना चाहेंगे। और आपकी जो बानरों पर लिखी कविता है, चूंकि प्रकृति पर कम कविताएं लिखी जाती हैं और प्रकृति में भी जी फूल पत्ती पेड़ों पर ही अधिक हम बात करते हैं, तो आपसे जी वानर कविता सुनना भी बहुत एक अच्छा अनुभव होगा। तो आपकी पानी की कविता हम पहले जी, जो शिमला का जो दर्द बयान कर रहा है, शिमला अपना दर्द बयान कर रहा है, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो शिमला बहुत पूर्व काल से जो है एक आकर्षण का केंद्र रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, शोधकर्ता आते हैं, प्रकृति प्रेमी आते हैं। लेकिन उन दिनों क्या हो गया था कि खबरें इस प्रकार की जाने लगी कि शिमला मत आइयो। तो उस पर ये कविता लिखी थी कि शिमला क्या कह रहा है। शिमला कहता है, आज आज मैं शर्मिंदा हूं। ये शिमला की बात है। आज मैं शर्मिंदा हूं, थी प्राण वायु, थी भरपूर प्राण वायु से, थी भरपूर प्राण वायु से, आज उधारी के श्वास पर जिंदा हूं। कहलाती थी पहाड़ों की रानी, आज सभी की निंदा हूं। इठलाती थी हरियाली पर अपनी, इठलाती थी हरियाली पर अपनी, आज झुलसा हुआ परिंदा हूं। वैभव राजसी ठाट महारानी से, कल्पना ना थी दामन में दाग लगेगा पानी से। तो ये शिमला की स्थिति हो गई थी जिनकी प्रियतमा, थी जिनकी प्रियतमा, आज वही अनजाने से, मीलों चलकर आते थे जो, कतराते आने जाने से, शान जिसे समझते थे क्यों लगते अब परेशान से, शान जिसे समझते थे क्यों लगते अब परेशान से, जहां रमते थे शेर कूड़े के अब ढेर क्यों, मैंने सबको खुशियां दी मुझसे ऐसा बैर क्यों, पहाड़ों की रानी थी बना दिया शहर क्यों, महका करती थी सुगंधियों से, घोल दिया यह जहर क्यों, घोल दिया यह जहर क्यों। फिर शिमला कहता है, मेरा निवेदन स्वीकार करो, मेरा निवेदन स्वीकार करो, शर्मिंदगी से मुझे पार करो, खोया वैभव लौटा दो, प्रकृति का सत्कार करो, खोया वैभव लौटा दो, प्रकृति का सत्कार करो। ये शिमला के बारे में कुछ पंक्तियां थी जो आपके समक्ष रखी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी जी। शिमला अपने आप में एक जगह का नाम है। मतलब आश्चर्य की बात है कि एक जगह के नाम को लेकर उसमें जो मानवीय संवेदना होती है उसे भर कर शिमला को आपने एक व्यक्ति की तरह प्रस्तुत किया। उसके भीतर भी जी संवेदना, उसे भी दुख होता है। बहुत अच्छा लगा आपकी जी ये जी कविता बिल्कुल। सुन। आपकी अगली कविता वानर पर जो है वो भी हम लोग सुना। जी मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगा जो वानर पर, क्योंकि शिमला जब आते हैं तो शिमला की खूबसूरती तो सभी जानते हैं, लेकिन जब यहाँ पर एक अनुभव उनको मिलता है कि किस प्रकार से यहाँ पर बंदर उत्पात मचाते हैं, तो वो भी आपके सामने कविता रखूंगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसमें बंदरों का दोष कम है और मानव का ज्यादा है। तो जिस प्रकार से ये स्थिति उत्पन्न हुई है, तो ये भी एक वानर की भावना मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किस प्रकार से वानर अपनी व्यथा कह रहा है। तो बंदर कहता है,
यूं वानर से बंदर हुआ। कविता का शीर्षक भी यही है, यूं वानर से बंदर हुआ। आज आज मैं वानर से बंदर हुआ, यूं अपने आशियाने से दूर हुआ। जहां क्षितिज छूते देवदार के वृक्ष, जिनमें विचरण करते अनेकों ऋच। सतरंगी किस्म की क्यारियां जहां, अनेकों मित्र जीवों से थी यारियां वहां। मीठे फलों का ना था अभाव, यूं छीना झपटी ना था मेरा स्वभाव। आज आज मैं वानर से बंदर हुआ, यूं अपने आशियाने से दूर हुआ। फिर बंदर कहता है, छोड़ देता सताना तुम्हें, छोड़ देता सताना तुम्हें, बस एक वादा निभाना तुम्हें। लौटा दो मेरा आशियाना मुझे, शीतल हवाएं, वृक्षों की वो हरियाली, साथ अपनों का, मिठास फलों की। कसम राम की, कसम राम की वानर बन जाऊं, राम हेतु के कारज में लग जाऊं। बंदर से वानर बन जाऊं, बंदर से वानर बन जाऊं। इस प्रकार शिमला का बंदर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। जी। बहुत बहुत ही सुंदर। बहुत मतलब मेरे लिए एक किस्म से नया है कि आपने वानरों पर लिखा, उनके दृष्टिकोण से लिखा, उनमें तो मानवीयता का पुट आपने दिया। जो संवेदनाएं एक इंसान के पास होती हैं, उसे वानरों में देखना या शिमला के नाम में देखना बहुत सुंदर। एक संवेदनशील व्यक्ति ही इस तरह से लिख सकता है। राजेश जी, एक भीम दस्सी जी हैं, अगर मैंने नाम सही उनका कहा है, उन्होंने गुजारिश जी की जी है कभी आपकी जो पत्नी है उन पर कोई कविता लिखी होगी, अस्पताल में जी गए जी जी होंगे जी। और ऐसा कुछ उन्होंने हाँ वही संदर्भ जो, दिया। जी 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 जी। अगर आपके पास वो कविता है हाँ तो वो भी आपसे। जी जी, हाँ वो भी कविता उपलब्ध है। और ये भी व्यवस्थाओं पर एक प्रश्न है कि किस प्रकार से कई जगह हम जो है व्यवस्थाओं के हाथों में इस तरह से मजबूर हो जाते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये कविता भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ, हाँ मुझे 2 मिनट दीजिए। जी बिल्कुल। जी बस्सी जी की बात से ये भी पता चलता है कि लोग आपको काफी पहले से पढ़ रहे हैं, उन्हें आपके बारे में जी मालूम है, अच्छे खासे जी। लोकप्रिय नहीं, हैं। ये ये जो कविताएं हैं, मतलब बहुत सारी कविताएं जो है सोशल मीडिया में मैं बीच में कभी गाहे बगाए शेयर करता रहता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से। तो वहां भी लोग इसको पढ़ते हैं और सुनते रहते हैं। तो खासकर कोरोना काल में तो हमारे पास यही साधन था, तो उस तरह तो बहुत सारी कविताएं जो है अलग अलग चैनल्स के माध्यम से या अपने चैनल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई थी। तो ये जो एक कविता है, मुझे यहाँ से लेना पड़ेगी। माफ कीजिए, मुझे ये कविता जो है बिल्कुल रेडिली अवेलेबल नहीं हो पा रही है। आईना दिखाती है असहज भीड़, मिल गई है। जी 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 जी। ये जो कविता लिखी थी, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। ये अपनी पत्नी को मैंने संबोधित की थी। आई कविता का शीर्षक दिया है, आईना दिखाती ये असहज भीड़। यूं तेरा बीमार पड़ना, यूं तेरा बीमार पड़ना, और मेरा तीमारदार होना। लोगों का क्रम तोड़कर बढ़ना, और मेरा ईमानदार होना। तेरा दर्द से कराहना, और मेरा पर्ची बनाकर गौरवान्वित होना। तेरा बारी के इंतजार में रो पड़ना, और मेरा तसल्ली देना। फिर फिर मजबूर भीड़ के दर्द भरे शोर में, मजबूर भीड़ के दर्द भरे शोर में तेरी सिसकियों का खो जाना। आईना दिखाता, खुद से मिलाता, यूं मेरा आदर्शवादी होना, यूं मेरा आदर्शवादी होना। यहां अस्पताल में, यहां अस्पताल में बड़ी लड़ाइयां लड़ते लोग, नाम पर्ची में लिखवाने को, नाम लिखवाकर फिर से लाइन, डॉक्टरी डांट खाने को।
डांट खाकर प्यास बढ़े जब, डांट खाकर प्यास बढ़े जब, फिर से लाइन पानी को, पानी पीकर हुआ अचंभा, पानी पीकर हुआ अचंभा, देखी जब लाइन लघु शंका मिटाने को। ये स्थिति है। मैंने देखा यहां, मैंने देखा यहां सुरक्षा कर्मियों का मजबूर होना, नर्सों का क्रूर होना, आराम का मरीजों से दूर होना। और देखा एक बिस्तर का चार चार मरीजों को ढोना, मैंने देखा एक बिस्तर का चार चार मरीजों को ढोना, यूं मेरा आदर्शवादी होना। तो ये कुछ पंक्तियां थी जो अस्पताल के अनुभव थे, तो जो आपके समक्ष रखे। जी, बहुत सुंदर और बहुत ही संवेदनशील कविता। जी आपकी जी एक और कविता है राजेश जी, जी असहिष्णु हो गई सरकार, जो जी 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 हो गई, जो असंवेदनशील हो चुकी व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। मेरी आपसे गुजारिश जी है कि आप ये कविता भी हमारे। जी बिल्कुल जरूर। ये जो पिछले 2-3 वर्षों पहले जो है एक पूरा जो है पूरे देश में जो इस तरह का वातावरण तैयार हुआ था कि इनटॉलरेंस की घटनाएं बढ़ रही है, प्रेरणा वहां से थी, लेकिन इसमें जी बिल्कुल इसमें व्यवहारिक बातें हैं, वो सारी बातें नहीं है। तो असहिष्णु हो गई सरकार, पैदा हुई अजब सी रार, पैदा हुई अजब सी रार, असहिष्णु हो गई सरकार। जहां रास्तों का है गड्ढों से सारोकार, शिक्षक यहां भूले परोपकार, अस्पताल बन गए बाजार, बाबुओं का है खुमार, असहिष्णु हो गई सरकार। बंदरों से लूटे हैं बाजार, बंदरों से लूटे हैं बाजार, पढ़े लिखे हैं बेकार, गाय अब आवारा है, कुत्तों को सहारा है, प्रतियोगिता यहां नकारा है, यह सब पजल पिटारा है, यह सब पजल पिटारा है। ये एक छोटी सी कविता थी सरकारी तंत्र के बारे में कि किस प्रकार से फेल हो जाती है कुछ एक स्थानों पर। जी कविता क्या मतलब एक बहुत ही खूबसूरत व्यंग आपने खींचा है इस कविता के माध्यम से, जो हमारी आसपास की जो व्यवस्था है, प्रशासन की जो कमियां हैं, उन पर तंज किया है इस कविता ने, उन सत्यों को है इस। राजेश जी, जी आपकी कविताएं, आपने दरअसल बहुत विविधतापूर्ण कविताएं लिखी हैं, और बीच बीच में हर 2-3 कविताओं के बाद आपकी जो रचनाएं हैं उसमें हिमाचल की सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है। कभी आप शिमला पर लिखते हैं, शिमला की व्यथा पर बात करते हैं, तो कभी जी कुल्लू पहुंच जाते हैं, कुल्लू के सौंदर्य पर बात करते हैं। तो आपकी कविताओं में शिमला का दर्द तो है ही, हिमाचल का सौंदर्य भी है। कुल्लू पर आपकी लिखी एक कविता है, मैं नाम भूल रही हूँ, मैं कुल्लू हूँ। जी 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 इतनी खूबसूरत है कि जब मैंने उसे पढ़ा आपकी जी पीडीएफ फाइल में, तो पढ़ते ही जो जी जी सबसे पहले ख्याल आया वो ये था कि कुल्लू का जो भी पर्यटन विभाग है, या हिमाचल का जो भी पर्यटन विभाग है, उसे अपने स्वागत गीत के तौर पर या पर्यटन गीत के तौर पर शामिल कर लिया जाना चाहिए। इतनी जी सुंदर आपका कविता बहुत आभार। जी जी बहुत है। धन्यवाद आपका। और वो कविता जी मैं कुल्लू आपसे पूरी हम सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल जी। ये कविता मैं कुल्लू हूँ जो लिखी थी, कुल्लू से जब मैं शिमला आ चुका था उसके जी बाद कुल्लू के बारे में लिखी थी, क्योंकि कुल्लू वास्तव में इस प्रकार का एक देश है, एक प्रदेश है जो आपको जो है आकर्षित करता है हर तरीके से। वहां प्रकृति ने सब कुछ दिया है, धर्म की बात करो, अध्यात्म की बात करो, या फिर वहां के लोगों की बात करो, उनका रहन सहन, वहां की जो कला संस्कृति है, हर एक चीज में परिपूर्ण है, जिसे कहेंगे कि भगवान ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो क्योंकि मेरा तो छोटा सा अनुभव रहा है, ज्यादा इधर उधर दूसरे शहरों में रहा नहीं हूँ, कुल्लू रहा हूँ, शिमला रहा हूँ, तो कंपेरेटिवली जब हम देखते हैं कि कुल्लू सचमुच में स्वर्ग है, तो ये कविता मैं आपके सामने अवश्य रखूंगा कि मैं कुल्लू हूँ। कुल्लू भी अपनी बात खुद कर रहा है यहाँ पर। तो कुल्लू कहता है, मैं कुल्लू हूँ, ऋषियों का तप मुनियों का बल हूँ, ऋषियों का तप मुनियों का बल हूँ, गौरवमयी अतीत सुनहरा कल हूँ, संजीवनी वायु मधुर जल हूँ, भुला न पाए वो दिव्य बल हूँ। हाँ हाँ मैं कुल्लू हूँ, मैं कुल्लू हूँ। मुकुट श्वेत चांदनी का,
मुकुट श्वेत चांदनी का हृदय फल फूलों सा, धमनियों में बल पार्वती की पाशा का, आंचल कुदरती झूलों सा। हाँ, हाँ मैं कुल्लू हूँ, मैं कुल्लू हूँ। मनु से मेरा प्रारब्ध, मनु से मेरा प्रारब्ध श्रृंगा से ख्याति पाई है। जमदग्नि के तपोबल से नेमते हजार पाई है। हडिम्बा के बल से धर्म की लाज बचाई है। बिजली धारण करने महादेव स्वयं विराजे हैं। हाँ, हाँ मैं कुल्लू हूँ, मैं कुल्लू हूँ। कदम कदम पर देवालय, कदम कदम पर देवालय, झरझर झरने बहते हैं। सबके मन को भा जाए, मनाली इसे कहते हैं। दुनिया से दूर, दुनिया से दूर पर नहीं अकेले हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर लगते रोज मेले हैं, लगते रोज मेले हैं। हाँ, हाँ मैं कुल्लू हूँ, मैं कुल्लू हूँ। तो ये छोटी सी कविता है कुल्लू के सौंदर्य पर, कुल्लू के जीवन पर। तो किस प्रकार से कुल्लू अपने आप को बयान कर रहा है। जी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्दा किस्म की कविता है। मेरी गुजारिश है, यदि शासन से, प्रशासन से या पर्यटन विभाग से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति यहाँ राजेश जी को इस समय सुन रहे हो, तो उनकी इस कविता को जरूर पर्यटन विभाग तक पहुंचाया जाए। और आपसे भी मेरी गुजारिश है राजेश जी कि इसे एक कविता गीत के रूप में आप इसे तैयार करें और हम जी अपने बिल्कुल, दर्शकों को धन्यवाद। इसे सुनाना चाहेंगे। जी निसंदेह बहुत ही ये है कुल्लू पर लिखा हुआ जी। आपका। राजेश जी, आपसे बहुत सारी कविताएं सुनी, आपकी इससे पसंद मिलती की कोई हुई, और कविता जो हम। हाँ, जी इससे मिलती हुई चार पंक्तियां मैं आपको और सुनाना चाहूंगा। तो वो बहुत ही सुंदर, लेकिन पंक्तियां कम है, लेकिन बहुत ही सुंदर लगती है मुझे। ये कुल्लू से आगे लाहौल स्पीति में नीलकंठ महादेव जी की एक झील है। यदि आपने सुना होगा, दर्शकों ने सुना होगा, निश्चित रूप से वहां पर ट्रैकिंग करते हैं। तो एक बार मुझे वहां जाने का अवसर मिला था कुछ साल पहले। तो वहां की सुंदरता बिल्कुल विस्मय करने वाली है। उस पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मैं अवश्य ही दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगा। और किस प्रकार से बार बार बुलाती है वो वादियां। तो कविता का शीर्षक भी मैंने यही रखा था, एक बार पुनः चले आना। तो ये मैं दर्शकों के समक्ष रख रहा हूँ। कविता का शीर्षक है एक बार पुनः चले आना। और ये कविता नीलकंठ महादेव जी का जो ट्रैक है उसकी सुंदरता पर है। कविता कहती है, सपनों के संसार से, सपनों के संसार से डमरू की डमडम सी, सपनों के संसार से डमरू की डमडम सी, हिम नदों के श्वेत शीतल जल से कल कल करती आहट सी, ऊंची नीची पगडंडियों से हरे भरे चरागाहों के कालिन सी, रंग बिरंगे पुष्पों से महकती हुई हवाओं सी, गद्दियों की शांत गूंज से भेड़ों के जीवंत झुंडों सी, विकराल नीले पर्वतों से नीलकंठ के साये सी, बारंबार बुलाती है राहें वो अनजानी सी, बारंबार बुलाती हैं राहें वो अनजानी सी। नंदी भृंगी की क्रीड़ा स्थली जहां, नंदी भृंगी की क्रीड़ा स्थली जहां, गूंजता यही तराना वहां, नीलकंठ के साक्षात्कार को इन अनजान राहों पर एक बार पुनः चले आना, एक बार पुनः चले आना। जी इस कविता की शुरुआत से पहले आपने कहा था कि पंक्तियां कम हैं। मैं जी जी। कहना चाहूंगी ये कविता सुनने के बाद कि पंक्तियां भले ही कम हो, लेकिन कविता में बहुत दम है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही जी कविता आपने सुनाई। हमारे साथ जो भी दर्शक और श्रोता जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि अकादमी बच्चों के लिए खास तौर पर कुछ कार्यक्रम तैयार कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उस कार्यक्रम में भाग लें, उसका हिस्सा हो, किसी भी विधा में ले सकते हैं, कहानी, कविता, रंगमंच, तो आप डॉक्टर कर्म सिंह से, अकादमी से संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम को आबाद देखने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक भी कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस संकल्प को पहुंचाइए, साझा कीजिए। डॉक्टर कर्म सिंह क्या हमारे साथ अभी भी उपस्थित है? डॉक्टर कर्म सिंह अगर मुझे सुन पा रहे हैं? जी, राजेश हाँ जी, डॉक्टर आपने साहब। बहुत सारी जी कविताएं सुनाई, लेकिन जाने से
एक पक्ष हमारा छूट गया है। आपकी कोई विशुद्ध रूप से प्रेम कविता हमने नहीं सुनी है। तो अगर आपने प्रेम पर लिखा हो और आपके पास उपलब्ध हो तो आपकी एक प्रेम कविता जरूर सुनना चाहेंगे। हालांकि जो पत्नी पर लिखी कविता है वो प्रेम का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, और फिर भी कोई और जी आपकी जी। कविता हो जो सुनने से वंचित रह गए हैं वो जरूर हम। एक और कविता है, वो भी अपनी पत्नी को समर्पित है, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले कोरोना काल की कुछ एक कविताएं हैं, यदि आपकी थोड़ी सी अनुमति हो। जी जो मेरी कविता का पुस्तक का भी जो शीर्षक है, भोर अभी बाकी है, या इस तरह की तीन चार कविताएं लगातार बिल्कुल सुना, प्रकृति। जी बिल्कुल सुनाइए सुनाइए, स्वागत है। जी हाँ। जी जी, उनमें से कोई एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो काफी करीब लगी मुझे। इसमें दो तीन कविताएं थी। एक तो भोर अभी बाकी है, जिस प्रकार से अनलॉक की सिचुएशन आ गई थी, उसके बाद फिर दो गज दूरी है, ये जिला प्रशासन कुल्लू के लिए लिखी थी। तो उनका एक कैंपेन था, जब मोदी जी ने भी आह्वान किया था, उस पे एक दो गज बारे में एक कविता लिखी थी। तो भोर अभी बाकी है, मैं ये समझता हूँ कि मैं ये कविता आपके साथ पढ़ूं और दर्शकों को सुनाऊं। जी और एक प्रकृति के बारे में, अगर थोड़ा सा चिंतन वाली विषय है उसमें, प्रकृति तू विरक्त क्यों। तो ये दो कविताएं, अब आप बताइए इसमें से कौन सी मैं सुनाऊं आपको। राजेश जी, एक भोर हमारे अभी दर्शक बाकी आज, है। हाँ, आज आपकी कविताएं जी सुनने के लिए ही उपस्थित हैं और वो बहुत आनंद ले जी रहे हैं जी। इस कार्यक्रम का। आपकी दोनों ही कविताएं सुनाएंगे आपसे। जी जी। तो मैं एक प्रकृति की व्यथा सुना रहा हूं कि किस प्रकार से सब कुछ ठहर गया था। वो भी एक कविता है कि पल भर ठहर जाने का जो एक संदेश था, उस पर भी एक कविता लिखी थी। लेकिन एक प्रकृति पर, कि प्रकृति तू विरक्त क्यों। इस कविता की कुछ पंक्तियां जो है करीब 1.5 साल पहले मैंने लिखी थी, यूं ही चलते चलते कोई चार एक पंक्तियां थी। लेकिन इस बार संयोग ऐसा बना कोरोना काल में कि ये कविता पूर्ण हुई और कोरोना के संदर्भ में पूरी हुई। तो ये आपके समक्ष रख रहा हूं। प्रकृति तू विरक्त क्यों। प्रकृति तू विरक्त क्यों, रस राग में यूं जड़त्व क्यों। महकते फूलों की ऋतु में, मीठे कोयल के गीतों में, रंगीन धरा की चादर में, नीले अंबर की स्याही में, मखमली सफेद बादलों में, शांत लहराते सागरों में, झरझर झरने झरझर बहते झरनों में, स्वर्ग सम सुहानी भोर में, ऊर्जा भरी दोपहरी में, शीतल चांदनी रातों में, गीतों में मधुर रागों में, खेत खलियानों और बागों में, ये विरक्तता क्यों। प्रकृति तू विरक्त क्यों, रसराग में यूं जड़त्व क्यों। शायद हमारे अज्ञान से, ये अंतर्मन जवाब देता है कि शायद हमारे अज्ञान से, जो डोला किए अभिमान से, छल कर तेरी ममता को, जाने ना तेरी क्षमता को, अपनाया तूने विरक्ति को, त्याग दिया आसक्ति को, हर ली मानव की चेतना, दे गई जड़त्व वेदना, दे गई जड़त्व वेदना। ये कुछ पंक्तियां थी कि किस प्रकार से प्रकृति के आगे हम बिल्कुल विवश हो गए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो ये वो स्थितियां थी जो लॉकडाउन के दौरान में पैदा हो गई थी, उस पर ये कुछ पंक्तियां थी। और जो अगली कविता है, भोर अभी बाकी है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं कविता पाठ हाँ करूं। जी, राजेश जी, मैं ये कहना चाह रही थी, एक जी बात छूट गई है। आपने इसमें हल्का जी सा संदर्भ भी लिया कि जो किताब है, काव्य संग्रह है, इसका शीर्षक घोर अभी बाकी है। आपने थोड़ी सी इस जी। पर चर्चा की, इस पर थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि खास तौर पर ये शीर्षक रखने के पीछे क्या वजह रही। ये जो शीर्षक है ये सामयिक मुझे लगा, क्योंकि ये जो कविता थी ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैंने पढ़ी, बोली या लिखी इन दिनों में, कोरोना के दौरान में। जी और अनेक कविताएं दूसरी भी थी, लेकिन लोगों को जो सबसे अच्छी बात यही लगी थी, भोर अभी बाकी है। इसको लोगों ने खूब सराहा था। जिस भी मंच पर मैंने इस कविता का पाठ किया, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली थी कि बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन इस वर्ष का सामयिक विषय यही है कि भोर अभी बाकी है। कि पूरे विश्व भर में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई है कि अभी तो पल भर ठहरना ही होगा, उसके बाद ही आगे चलेंगे। तो इसीलिए ये शीर्षक रखा गया इसका। जी, कविता आपसे सुनना चाहेंगे। जी 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 जी। शीर्षक है भोर अभी बाकी है।
भोर अभी बाकी है, सवेरे का शोर बाकी है, अंधकार घना, रश्मियों की तपिश बाकी है, रण का आगाज, समर जीतना अभी बाकी है, खुशियों का शोर, उजाले की भोर अभी बाकी है, खुशियों का शोर, उजाले की भोर अभी बाकी है। काल से अट्ठ खेलियां, काल से अट्ठ खेलियां, मृत्यु को पराजित करना बाकी है, दुनिया को जगाना, खुद का जागना बाकी है, चिंताओं में खोना, चिंताओं में खोना, चिंतन से प्राप्त करना अभी बाकी है, खुशियों का शोर, उजाले की भोर अभी बाकी है, खुशियों का शोर, उजाले की भोर अभी बाकी है। दिशाओं में सन्नाटा, दिशाओं में सन्नाटा, हवाओं की रौनक बाकी है, दवाओं का जिक्र, दवाओं का जिक्र, डॉक्टरों की फिक्र बाकी है, अहरनिश सेवाओं में, अहरनिश सेवाओं में पहचान उसकी खाकी है, खुशियों का शोर, उजाले की भोर अभी बाकी है, खुशियों का शोर, उजाले की भोर अभी बाकी है। वर्तमान का छोर, वर्तमान का छोर, नूतन युग बाकी है, घरों में ही रहना, भारत भाग्य विधाता बनना बाकी है, दियों में रोशन रहना, दियों में रोशन रहना, सूरज की तपिश अभी बाकी है, खुशियों का शोर, उजाले की भोर अभी बाकी है, खुशियों का शोर, उजाले की भोर अभी बाकी है। तो ये कुछ पंक्तियां थी। आपके काव्य संग्रह की जो प्रतिनिधि कविता है और ये जो पंक्तियां हैं बहुत ही सार्थक, बहुत जी बेहद प्रासंगिक रचना है और ये सुनकर लगता है कि बहुत सही शीर्षक आपने काव्य को दिया। जी, बहुत हमारे साथ धन्यवाद। डॉक्टर कर्म सिंह जी, डॉक्टर साहब आप कुछ बात राजेश जी से करना चाहेंगे? तो मैं राजेश जी से एक आध बात जरूर कहना चाहूंगा कि राजेश जी को सुनने के बाद एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि इस युवा कवि में भविष्य की अपार संभावनाएं दिख रही हैं, जो अपनी संवेदनाओं और अभिव्यक्ति के माध्यम से हमारे पाठकों तक पहुंचेगी, उन्हें प्रभावित करेगी, उनके लिए मार्गदर्शक और प्रेरक होने का काम करेंगी। हाँ, इंद्र सिंह ठाकुर जी ने भी एक टिप्पणी की है इस कार्यक्रम के दौरान कि इनकी कविताओं में अविधा व्यंजना की परिभाषाओं को उन्होंने समीक्षा करते हुए इनके कवित्व को सराहा है। और चंद्रकांता जी ने तो एक एक कविता के साथ अपनी समीक्षा, अपनी टिप्पणी भी की है और उसका जो कथ्य है, उसका जो भाव है, उसको भी दर्शकों तक पहुंचाने का राजेश जी की कविताओं के माध्यम से प्रयास किया है। एक मैं व्यक्तिगत बात राजेश जी से जरूर करना चाहूंगा कि आप वर्तमान में शिक्षा भाषा संस्कृति मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी के साथ ओएसडी के तौर पर काम कर रहे हैं। बहुत भागम भाग का जीवन रहता है और व्यस्तताएं बहुत रहती हैं। इस सब के बीच आप कैसे समय निकाल लेते हैं ये कविताओं के लेखन के लिए और इस सृजन के लिए, वो मैं जरूर थोड़ा सा अपने दर्शकों के साथ साझा करूंगा आपके माध्यम से। राजेश जी। जी डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर टिप्पणियां की है और प्रोत्साहित किया है, क्योंकि मेरे लिए तो एक बिल्कुल ये नया विषय है और मैं इसमें बिल्कुल नया हूँ। और आप जैसे अनुभवी और आप बहुत ही उम्दा खुद भी कवि हैं, लेखक हैं और इस सारे विषय से जुड़े हैं, तो आपसे ये टिप्पणियां मेरे लिए निश्चित रूप से उत्साहवर्धन का काम करेगी। और जो कविता लिखने का है, तो इसमें ये रहता है, क्योंकि कविता के बारे में एक बहुत ही सुंदर बात लिखी है, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल चरितार्थ मेरे ऊपर भी हो रही है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड की जो इन्होंने कहा है कि ये क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है कविता। तो जब अंदर कुछ उथल पुथल पैदा होती है, दिन भर बहुत व्यस्तता रहती है, फिर कुछ विचारों में जब मंथन चलता है, तो रात को कई बार उठकर जो है वो पंक्तियां लिख देते हैं। तो वहीं से ये कविताएं प्रकट होती है। और कई बार ये भी होता है कि रात को मैं सोचता हूँ कि ये फलानी फलानी कविता है, सब कुछ सोच लिया मन में, लेकिन सुबह तक वो हवा हवाई हो जाता है और वक्त रहते ही रात को जाग के जो लिख दी वो कागजों पर आ जाती है। तो इस प्रकार से जो है मैं कविताएं लिखता हूँ इन दिनों में, तो पिछले 2-3 सालों से। अन्यथा तो समय मिल जाता था जब अपना एक निश्चित नौकरी वाला जो
टाइम टेबल रहता है उसमें तो समय पर्याप्त रहता है, लेकिन इन दिनों आजकल यही होता है कि जब कोई विचार आता है, चाहे हम सफर में है, ऑफिस में है, घर में है, रात को है, तुरंत उठ के उसको लिख दो तो अगले दिन उसको पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लिखने की कोशिश करता हूँ। जी। जी राजेश जी, भारद्वाज चेतन शर्मा जी का भी एक कमेंट आया है कि आप जी युवाओं के लिए आइकन हैं, उनके आदर्श हैं, तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे साहित्य और आज की परिस्थितियों को सामने रखते हुए? जी। युवाओं के लिए पहले तो भारद्वाज जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और युवाओं के लिए तो मेरा ये कहना है कि यदि अपने आप को रचनात्मकता की तरफ ले जाना है, जीवन की संपूर्णता की तरफ ले जाना है, तो कविताएं लिखना पढ़ना, किताबें लिखना पढ़ना, ये सबसे अच्छा शौक है, इसको पालिए। दूसरे भी बहुत सारे शौक है, लेकिन आज के जमाने में आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। तो इस शौक को जो है युवा लोग जरूर पाले। तो इससे आपके अंदर जो है रचनात्मकता भी पैदा होगी और आप एक तरह से परिपूर्ण हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे। तो युवाओं के लिए तो मेरा सिर्फ यही एक मशवरा है। जी, जी बहुत अच्छी बात है। युवा आपसे जरूर प्रेरणा लेंगे, आपको जो अपना आदर्श मानते हैं। रजत जी, कोरोना काल में कुल्लूई में भी आपने कुछ कोरोना का निर्देश पालन करते हुए कुछ ऐसी प्रेरणाएं दी हैं कुल्लूई में, पहाड़ी भाषा जी में जी भी। पहाड़ी भाषा को जी लेकर वो के आप वास्तव क्या जी कहना जी चाहेंगे? जी वो कुल्लू भी नहीं थी। दरअसल मैं करसोग क्षेत्र से आता हूँ, मंडी जिला के अंदर करसोग है। तो हमारी अपनी जी, भाषा है। तो एक कैंपेन चलाया था कुल्लू में, एसडीएम साहब है रमनगढ़ संगी जी, तो हमारे मित्र भी है, उन्होंने एक कैंपेन चलाया था कि हम इन दिनों जो एक भीषण स्थिति पैदा हो गई थी, दिनों ब दिन केस बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया था कि हम अपनी स्थानीय भाषा में लोगों को जागरूक करेंगे। तो उसी का पालन करते हुए हमने भी अपने जो घर बोली थी, गांव की बोली थी, उसमें लोगों को प्रेरित किया। तो लोगों ने उसको भी खूब पसंद किया और काफी ज्यादा उसको लोगों ने शेयर किया, आपस में साझा किया। तो उसका भी एक अच्छा फीडबैक रहा और बहुत सारे लोगों ने, मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोगों ने एक चेन बनाई और अपनी अपनी भाषाओं में लोगों को जागरूक करने का काम किया था। जी जी। अब मैं एक केवल प्रश्न आपसे लूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी नहीं, आपसे नहीं, मैं चंद्रकांता जी से बात करना चाहूंगा, उनके प्रसंग में दोनों को आपको सामने रखते हुए। जैसे पहाड़ में हम लोग देखते हैं, जो हमारा यहाँ का जो कल्चर है, जो हमारा पारंपरिक लोक संस्कृति है, उसमें कोई भी अवसर होता है तो नाचना, नृत्य, गायन, वादन और पारंपरिक वाद्य यंत्रों का बहुत लोग आनंद लेते हैं। बारिश भी हो रही है, बर्फ भी पड़ रही है, तब भी हमने देखा है लोग झूमते हैं, और यहाँ तक कि देवता भी लोगों के साथ बीच में आकर के नृत्य करते हैं। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत गौरवपूर्ण एक अच्छा पक्ष है। ऐसे ही माहौल में जब कोई नाचने वाला होता है, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो, अगर ढोल नगाड़ा बज रहा है, शहनाई की धुन आपको सुनाई दे रही है, तो वो नाचने से अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो जरूर उसमें शामिल हो जाता है, उस नृत्य में, उस कार्यक्रम में, और अपने आप को उस आनंद के साथ जोड़ता है। ऐसे ही काव्य पाठ की बात हो, कवि सम्मेलन हो, और हम कविता सुन रहे हो, कविता का आनंद ले रहे हो, तो ऐसे में कवित्री भी हमारे साथ कोई बैठी हो और उनको हम ये कहें कि आप कविता नहीं सुनाएंगे तो बात नहीं बनती है। मैं चंद्रकांता जी से जरूर आग्रह करूंगा, जब तक राजेश जी हमारे साथ जुड़ जाते हैं दोबारा से, अपनी एक कविता आज हमारे दर्शकों श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें। चंद्रकांता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करम सिंह जी। आपने इस लायक समझा कि मैं अपनी लिखी कोई रचना हमारे दर्शकों को सुना सकूं। रचना है जिसका शीर्षक है वो मुलायम नजदीकियां। ये जी, जो कविता है, दरअसल पति पत्नी के संबंधों पर, उनके प्रेम पर एक छोटा सा टुकड़ा है जो मैंने लिखा था। क्योंकि अक्सर हम प्रेमी और प्रेमिका पर तो बात करते हैं, लेकिन पति पत्नी के बीच जो खूबसूरत पल होते हैं, अक्सर उन्हें छोड़ देते हैं, या उनमें शायद हमें रस की अनुभूति या आनंद की अनुभूति शायद नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये कविता को यश पब्लिकेशन की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया था एक कविता प्रतियोगिता में। इसकी पंक्तियां मैं आप सभी दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। वो मुलायम नजदीकियां,
रसोई में चूल्हे पर पकती सब्जी और बर्तनों की खड़खड़ाहट के बीच, रसोई में चूल्हे पर पकती सब्जी और बर्तनों की खड़खड़ाहट के बीच जब तुम पार्श्व से आकर बाहों की उन मुलायम नजदीकियों में कसकर बांध लेते हो और फिर चुप रहकर मुस्कुरा देते हो तो अच्छा लगता है। गुलाबी कल्पनाओं की मोजाइक झालर से सजी उस अनछुए 16वें साल की तरह सब खूबसूरत लगता है जो जीवन की व्यस्तताओं में और करियर की सफलताओं असफलताओं में बहुत पीछे छूट गया है। मुझे छूकर तुम्हारा मुकर जाना अच्छा लगता है। मुझे छूकर तुम्हारा मुकर जाना अच्छा लगता है। एक गुदगुदी सी उठती है देह में, जैसे एक शांत सरिता में किसी चंचल बालक ने कांकर दे मारा हो आहिस्ता से। जैसे किसी शांत सरिता में किसी चंचल बालक ने कांकर दे मारा हो आहिस्ता से, बस कभी कह नहीं पाती। रसोई घर का अस्त व्यस्त सामान, अधपकी सब्जी और गुथने का इंतजार करता आटा अक्सर मुझे तुम तक पहुंचने से रोक लेता है। अक्सर मुझे तुम तक पहुंचने से रोक लेता है। जी डॉक्टर साहब। अब ये तो सार्वभौमिक एक विषय को लेकर के सबके मन को छूती हुई कविता है, जो हर एक नवयौवना के जीवन में ऐसे पल आते हैं और लोग अपनी अपनी संवेदनाओं, अपनी अपनी अनुभूतियों के अनुसार उसको व्यक्त करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आपने उन सभी महिलाओं का, उनका सबका प्रतिनिधित्व करते हुए बड़े मार्मिक भी कहें और बड़े आत्मीयता पूर्ण शब्दों को उकेरते हुए ये सारा ताना बाना बुना है और बहुत अच्छी कविता बन पाई है और निस्संदेह पुरस्कृत कविता है, तो इसको स्वीकारने में बहुत अच्छा है। आप धन्यवाद के पात्र हैं इस कविता की प्रस्तुति के लिए। और अब राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए आपका आज का कविता पाठ या और कोई बहुत प्रिय कविता आपकी, आपके संग्रह में से कोई हो और आप अभी तक ना सुना पाए हों, कुछ ऐसा सुनाना चाहें, उसके लिए आपका स्वागत रहेगा। और अंत में जो आपका एक वक्तव्य है उसकी हम जरूर अपेक्षा करेंगे और उसके बाद चंद्रकांता जी कार्यक्रम का समापन करेंगी। तो राजेश कुमार चौहान जी। जी जी। अधिकतर कविताएं तो मैंने साझा कर ली है। एक कविता है जो बहुत प्रारंभ में लिखी थी, करीब 5-1 साल पहले लिखी है। एक उसमें थोड़ा सा आध्यात्मिकता का पुट है, तो यदि आपकी इजाजत हो, लेकिन वो कविता मृत्यु पर लिखी गई है कि मृत्यु अपने आप के अपनी बात कर रही है कि सभी लोग मुझसे डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन मैं डराने घबराने वाली नहीं हूँ। आपकी इजाजत हो तो मैं ये कविता जरूर पढ़ना चाहूंगा। जी। कविता का शीर्षक है मृत्यु। कल कल अचानक मुलाकात मृत्यु से हो गई। गहरी नींद में संवेदना का द्वार खटखटाया। थोड़ा हैरान, थोड़ा घबराया, हिम्मत जुटाकर मुख उठाया। पूछा, आपने अपना पता नहीं बताया। जवाब जवाब बड़ा रोचक मिला। बोली, मैं तुम्हारी मीत हूं, दुनिया पर तुम्हारी जीत हूं। जो तुमने गुनगुनाना चाहा वही तो मधुर गीत हूं। किसी के लिए अनचाही मंजिल तो किसी का ठिकाना हूं। जिसका कोई जिक्र ना करे मैं वो फसाना हूं। माना मैं उपेक्षित हूं, माना माना मैं उपेक्षित हूं। रोजमर्रा के झमेले में लगते रोज मेलों में, भीड़ में अकेलों में। लेकिन लेकिन मैं खुद गर्ज नहीं, लेकिन मैं खुद गर्ज नहीं। निभाया साथ पल पल, इंतजार अपने मीत का हर पल। साया भी साथ छोड़ दे जब
मैंने इंतजार किया तब तक, मैंने इंतजार किया तब तक, फिर आंख लग गई और मुलाकात अधूरी रह गई, अधूरी रह गई। इस प्रकार ये मृत्यु से साक्षात्कार की बात है कि मृत्यु वास्तव में हमें जो है परमात्मा से मिलाने की कोशिश करती है, एक ब्रिज का काम करती है। तो मृत्यु निश्चित है और दुनिया का जो अटल सत्य है, हर एक दर्शन शास्त्र की अगर आप बात करें, हर एक विचारों की बात करें, चिंतन की बात करें, तो बाकी किसी भी सत्य पर जो है एक आम सहमति नहीं बन पाती है, लेकिन ये एक निर्धारित सत्य है। इस पर ये कुछ पंक्तियां थी। जी डॉक्टर साहब। हाँ, राजेश जी ने आज कविताओं के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए हैं। अनेक विषयों पर अलग अलग कविताएं, और सभी ने उसका आनंद लिया है। कार्यक्रम के अंत में मैं आग्रह करना चाहूंगा चंद्रकांता जी से कार्यक्रम के समापन के लिए। जी डॉक्टर साहब। साथियों, साहिर लुधियानवी साहब की दो पंक्तियां हैं, अभी न जाओ छोड़कर कि जी अभी भरा नहीं। तो राजेश जी के साथ जो आज उनकी कविता संग्रह पर घोर अभी बाकी है पर जो बात चल रही थी, हमारे जो दर्शक हैं और खुद हमारा भी कुछ एहसास इसी तरह का है कि अभी मत जाइए और सुनाते रहिए और सुनाते रहिए। खासकर जो आपकी दो कविताओं की चर्चा मैं करना चाहूंगी, जयती जयती माँ भारती और मैं कुल्लू हूँ। बहुत ही खूबसूरत कविताएं हैं और बार बार आपसे सुनने का मन है राजेश जी ये कविताएं, लेकिन चूंकि समय की व्यस्तता हम सभी के साथ रहती है, सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। आगे किसी कार्यक्रम में हम फिर से आपकी खूबसूरत और ओजस्वी रचनाएं सुनना चाहेंगे। आपके भविष्य और रचना धर्मिता के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लिखते रहिए, आगे बढ़े और खूब सारा लेखन करें, सार्थक लेखन करें। आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का आज का यह कार्यक्रम देखने के लिए और इस कार्यक्रम में भागीदारी मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर साहब और राजेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज कार्यक्रम से जुड़े। उम्मीद है हमारे दर्शक और श्रोताओं को आज का यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।